मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई। इजरायली पीएम से बातचीत में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और हाल के घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता जताई। इस दौरान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत ने शत्रुता को जल्द खत्म करने की जरूरत को दोहराया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने फ़ोन पर बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से और मौजूदा हालात जो उस पूरे इलाके में हैं उस पर डिटेल में डिस्कस किया है और जल्द इस इलाके में शांति लाने की बात अपनी दोहराई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत हुई। हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताओं से उनको अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यह प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है। भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया है। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी दुनिया को कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और मौजूदा हालात पर गंभीर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर यह बातचीत हुई। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से उनको अवगत कराया गया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री इजरायल होकर के लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी फोन पर बात की। इस बारे में खुद पीएम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पीएम ने बताया कि उन्होंने बातचीत के दौरान संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना जाहिर की। पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन वक्त में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है। तो प्रधानमंत्री ने यह एक्स पोस्ट किया है और इस एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि उन्होंने शेख मोहम्मद बिन नहयान से भी बात की है। इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का एक और एक्स पोस्ट आया जिस पर उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की तो उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति को भी से भी फ़ोन पर बातचीत की और वहाँ हुए ईरान के हमलों को लेकर के कड़ी निंदा की। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के घातक अटैक और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में पैदा हुए गंभीर तनाव को लेकर पीएम मोदी ने सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में ईरान इजराइल युद्ध को लेकर चर्चा हुई। शनिवार देर शाम पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शामिल हुए। ये उस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जो कैबिनेट कमेटी होती है ये उन हालात पर चर्चा करती है जो सुरक्षा के एतबार से देश के लिए खड़े हो रहे होते हैं। मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ तनाव, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की जंग की आग जल रही है उससे भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा और उससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर के इस मीटिंग में बातचीत हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद जो तेल की सप्लाई है उस पर कैसा असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, इन तमाम सारे सवालों को लेकर के डिस्कस हुआ होगा। तो कल देर शाम प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और इसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर ये दुनिया को बताया कि उनकी बात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई, उनकी बात यूएई के राष्ट्रपति से हुई और कल ही एक खास बैठक हुई जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कहते हैं। प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह उसमें बैठे, विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें शामिल हुए, निर्मला सीतारमन, इसके अलावा कई जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं अलग अलग मंत्रालयों के, उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने यह हमला किया। ईरानी सरकार के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ईरानी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान की खबर है।
तो 100 से ज़्यादा फाइटर जेट ने ये हमला किया है। पहले दिन जो पहला हमला हुआ ईरानी वक्त के मुताबिक करीब सुबह के 9:30 बजे थे, जब 200 के आसपास फाइटर जेट्स ने ईरान में घुस करके ईरान के कई सारे शहरों को टारगेट किया और उसमें तेहरान का खामनेई कंपाउंड भी था, जिसमें खामनेई और उनके परिवार के कई लोगों की जानें गईं। इसके अलावा कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स और भी कई सारे लोगों की जानें उस वक्त गई थी। उसके बाद से लगातार ईरान के हमले और फिर इजराइल ने 100 से ज़्यादा फाइटर जेट भेज करके ईरान पर हमले किए हैं और कई इलाकों को टारगेट किया है। לפני מספר שעות, צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ-100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. אנחנו עוד לא בשתי יממות למבצע. זהו היום השני, סופו של היום השני. אנחנו פועלים כל העת. יש לנו יעדים מוגדרים, התחלנו חזק, אנחנו מעמיקים את הפגיעה, מגוון מטרות, נמשיך לפעול עד להשגת היעדים שלנו, וככל שידרש, יימשך ככל שימשך. המסר שלנו למשטר האיראני הוא ברור. נדע להגיע לכל אחד, במפקדות, בבונקרים ובכל מקום אחר. אף אחד לא חסין. ईरान इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो गई है। ईरान पर हमले के विरोध में अब हिजबुल्लाह खुलकर सामने आ गया है। रविवार को इजराइल पर हुए हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली। रविवार को इजराइल पर हमला हुआ था और तेल अवीव में करीब ही मिसाइल गिरी थी। वहीं यरूशलेम पर भी मिसाइल से हमला हुआ, तो वेस्ट बैंक के ऊपर भी ईरानी ड्रोन देखे गए। कई इलाकों में हुए अटैक को ईरान का पलटवार माना जा रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ईरान इजराइल युद्ध में अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। इजराइल पर हुए कई हमलों की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है और अब हिजबुल्लाह भी खुल करके सामने आ गया। हालांकि इस जंग की शुरुआत से पहले ही हिजबुल्लाह और हुतीज ने यह साफ ऐलान कर रखा था कि ईरान पर अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो खुल करके ईरान के साथ इस जंग में शामिल होंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए हैं। हालांकि इस बीच इससे पहले भी लेबनान पर इजराइल की तरफ से कई टारगेट किए जाते रहे। कई इंस्टॉलेशन को हिट किया इजराइल ने भी, और इजराइल में अब तेल अवीव और कई और जगहों पर हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेस पर हमला हुआ है। बहरीन के सलमान पोर्ट के करीब यह हमला हुआ है। बहरीन में यूएस नौसेना का बेस है और वो बेस आग की लपटों से घिरता हुआ दिखाई दिया। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि ईरान ने मैरीटाइम फैसिलिटी को टारगेट किया है। सिविल डिफेंस की टीम अब आग पर काबू पाने में लगी है। बहरीन की तरफ से बताया गया कि मिसाइल के इंटरसेप्ट करने के बाद जो उसका मलबा गिरा, उसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि मरने वाला कोई नागरिक है या फिर सैनिक। तो ये बहरीन का जो यूएस का बेस है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान का अटैक हुआ। मैरीटाइम फैसिलिटी को टारगेट किया ईरान ने। ईरान पर हुए इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद से ईरान लगातार उन तमाम इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर यूएस इंटरेस्ट है या फिर यूएस के मिलिट्री ठिकाने हैं। और इसी कड़ी में बहरीन का ये यूएस का नेवी बेस इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान ने हमला किया और एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर ऑयल मार्केट पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने के बाद मार्केट ट्रेडिंग में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। रविवार को क्रूड ऑयल $72 प्रति बैरल पर बिका,
जो शुक्रवार को $67 प्रति बैरल पर बिक रहा था। जंग की वजह से ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी ईरान पर यूएस और इजरायली हमलों के बाद खाड़ी के आसपास इजराइल और यूएस मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर रुकावट आई है। ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई चेन बंद हो गई है। हार्मुज स्ट्रेट से हर दिन लगभग 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल सप्लाई होता है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का करीब 20% है। हार्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल चेक पॉइंट है, जो उत्तर में ईरान से घिरा हुआ है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान से तेल और गैस इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, जिसे ईरान ने चोक कर दिया है। हालांकि हमने आपको दिखाया कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अब ईरान की नेवी को टारगेट करना शुरू किया है। जाहिर है मकसद यही है कि हार्मुज को खोल के रखा जाए। हार्मुज से जो तेल की सप्लाई है, हार्मुज से जो कारोबार होता है, वो उस पर असर ना पड़े, यानी दुनिया का जो प्रेशर अमेरिका पर आ सकता है या आने वाला है, उसको लेकर के अमेरिका ने कदम उठाया है और जो ईरानियन नेवी है अब उसको टारगेट करना शुरू किया है। लेकिन इस बीच हमने आपको बताया कि खबर यह है कि मार्केट में क्रूड ऑयल के जो कीमतें हैं उसमें उछाल देखा गया है। $67 जो क्रूड ऑयल की कीमत चल रही थी इस जंग की शुरुआत से पहले, वो $72 पर बैरल तक पहुंच गई है। अगर ये जंग और खिंचती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है और अगर हुतीज लाल सागर में बाब अल मंदब को भी बंद कर देते हैं, तो ये संकट पूरी दुनिया के लिए और गहरा जाएगा। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला लगातार जारी है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के नए नेता बातचीत करना चाहते हैं और मैं बातचीत के लिए सहमत हूं। ट्रंप ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ किन शर्तों पर बातचीत होगी। ईरान में सत्ता संभालने के लिए फिलहाल 3 लोगों की एक अस्थायी समिति बनाई गई है। इस समिति में देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, न्यायपालिका के चीफ मोहसिनी एज़ेही और आयतुल्ला अली रजा अराफी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमले में एक ही झटके में ईरान के 48 नेताओं की मौत हुई है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे जबरदस्त अटैक किया है। अमेरिका ईरान पर चौतरफा हमला कर रहा है। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान में अमेरिका के पूरी ताकत के साथ हमले जारी रहेंगे। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. हमले में ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खामेनेई समेत 15 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने एक झटके में हमास, हिजबुल्लाह, हुथी की ईरान में मौजूद कमांडरों को खत्म कर दिया है। इजराइल ने तेहरान पर भीषण हमला करके ईरान को घुटने पर ला दिया है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें जो सफलता मिल रही है उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। एक ही झटके में 48 नेता हट गए। ईरान में अमेरिका का सैन्य अभियान निर्धारित समय से आगे है और ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान के नए नेता बातचीत करना चाहते हैं और मैं बातचीत के लिए सहमत हो गया हूँ। ट्रंप ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ किन शर्तों पर बात होगी। ईरान में सत्ता संभालने के लिए फिलहाल 3 लोगों की एक अस्थायी समिति बनाई गई है। इस समिति में देश के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान, न्यायपालिका के प्रमुख मोहसेनी एजेही और धर्मगुरु अली राजा अराफी शामिल हैं। ट्रंप के दावे पर फिलहाल ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान को अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है। उसकी मिलिट्री क्षमता में कुछ भी नहीं बदला है। I don't think any leader of a country has the right to say so. No, we are defending ourselves, and we have every right, every legitimate right to defend ourselves. What the United States is doing is an act of aggression. We have lost some commanders, that is a fact, and the names are already announced. But another fact is that nothing has changed in our military capability. ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। साथ ही इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे उसके साथी देशों पर हमला कर रहा है। इस बीच इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और बड़ी हो सकती है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद के लिए यूएस और पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका ईरान पर हमला अभी भी जारी है। अमेरिका ने तेहरान के मेन सेंटर्स पर सटीक अटैक किया है। इस हमले के बाद हर आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। ये हमला कितना घातक है इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका ईरान पर चौतरफा हमला कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप से ईरान के शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों से ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वहीं इजराइल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ तेहरान के दिल पर वार कर रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो 40 साल से ईरान के रिजिम्स को गिराने का सपना देख रहे हैं। כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजरायली हमले के जवाब में ईरान तेल अवीव और जेरूसलम पर मिसाइलें दाग रहा है। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहा है। लोगों को बंकरों में रहने को कहा गया है। ट्रंप भले ही जंग के बीच ईरान के झुकने का दावा करें, लेकिन जिस तरह ईरान लगातार हमले कर रहा है उससे फिलहाल जंग जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तेहरान पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। तेहरान के बागीरी शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई। आईएएफ और आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो लगातार इजराइल जो है वो तेहरान पर हमले कर रहा है, ईरान के दूसरे शहरों पर हमले कर रहा है। तो ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। मतलब ये जंग अभी और कितनी खींचेगी, कितनी लंबी चलेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, तो ईरान ने भी उस पूरे रीजन में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, अमेरिकी इंटरेस्ट की जगहों को टारगेट किया है, इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया है। तेहरान पर इजराइल के हमले भी लगातार जारी हैं। शहर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी जाती रहीं। आसमान में मिसाइलों की रोशनी से आसमान जगमगाते रहे और जंगी सायरन की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। ये आप तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं। तेहरान के अलग अलग हिस्सों में इजरायली रॉकेट्स ने कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, कई और टारगेट्स को हिट किया है। ईरान में बड़े नुकसान की खबर है, तो ईरान भी लगातार
इजराइल में, इसके अलावा और अलग अलग देशों में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं या अमेरिकी इंटरेस्ट की जगह हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो तेहरान के अलावा ईरान के बाकी शहरों में भी इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अपना मकसद हासिल किए बगैर ये जंग ख़त्म अब नहीं होगी। हालांकि साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि बातचीत की पहल जो है वो ईरान की जो नई लीडरशिप आई है वो कर रही है और बातचीत के लिए मैं भी सहमत हूं। इस बीच ईरान में इंटरनेट ठप है, इंटरनेट बंद है। हैकर्स ने ईरान का जो ब्रॉडकास्टर सिस्टम है उसको हैक कर लिया है और ईरान के टेलीविजन पर इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, उनके पैगाम दिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। मतलब ये कि ट्रंप और नेतन्याहू जो बार बार ईरान की आवाम से सड़कों पर निकल करके मौजूदा रिजीम के खिलाफ विद्रोह की बात कर रहे हैं, उसे एक तरीके से ये हवा देने की कोशिश, उसे बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन इस बीच जंग भी लगातार जारी है। ईरान की तरफ से भी बार बार ये बात कही जा रही कि हमले जारी रहेंगे और अभी हमले और घातक किए जाएंगे। मतलब ये कि अभी जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है वो अभी उतनी घातक मिसाइलें नहीं है, वो उतनी पेलोड वाली मिसाइलें नहीं है। तो इजराइल का हमला भी तेहरान पर लगातार जारी है। इजराइल ने फिर से तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने तेहरान पर फिर कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल और अमेरिकी हमले के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर से लोगों का हुजूम देखा गया। दोनों देशों के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी की और ये प्रदर्शन ईरान के कई शहरों में देखा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, IRGC और जो ईरानी एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं उनको इजराइल टारगेट कर रहा है। देखिए अब जो सारा जो खेल है वो ये है कि इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि जितने भी ईरान के बेसेस हैं, जहां से लॉन्चिंग पैड जितने हैं, उनको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उनको तबाह कर दिया जाए ताकि ईरान जो है वो मिसाइल अटैक अब ज़्यादा ना कर पाए। जबकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है इजराइल का, अमेरिका का, उनकी बैटरी को एग्जॉस्ट कर दे। मतलब ये कि उनके डिफेंस बैटरी में जितने भी रॉकेट्स हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं ईरान की मिसाइलों को, उनको एग्जॉस्ट कर दिया जाए। उनकी संख्या जब घट जाएगी तब ईरान अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा जो बहुत घातक मिसाइलों के तौर पर जानी जाती हैं। ये जाहिर है इस वॉर स्ट्रैटेजी है और इसी के तहत दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान पर लगातार हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि उन तमाम लॉन्चिंग पैड्स को, उन तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया जाए जहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलों को रखा है। तो ईरान भी लगातार इस कोशिश में है कि पूरा डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट कर दिया जाए इजराइल का और अमेरिका का। इधर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है। उत्तरी इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर गोलीबारी की जा रही है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरानी शासन के इशारे पर काम कर रहा है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह से निपटने के लिए IDF के सैनिकों ने रोरिंग लॉयन ऑपरेशन के तहत ही इस हालात से निपटने की तैयारी कर रखी है और अब हिजबुल्लाह को भी टारगेट करके इजराइल हमले कर रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रोरिंग लॉयन और एपिक फ्यूरी नाम दिया है अमेरिका ने, जबकि फातह खैबर नाम दिया गया ईरान की तरफ से। अलग अलग ऑपरेशंस को अलग अलग देशों ने अपने नाम दिए हैं। लेबनान से जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, उसे टारगेट करके अब इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। तो कम से कम 3 फ्रंट से इजराइल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह, हुतीज और ईरान तो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर ही रहा है। तो अब लेबनान पर भी रोरिंग लॉयन ऑपरेशन के तहत हमले शुरू कर दिए इजराइल ने। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल ने ईरान के स्टेट टीवी दफ्तर पर भी हमला किया। तेहरान के स्टेट रेडियो हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया। ये सारी कोशिश जंग के दौरान आमतौर से इसीलिए की जाती है कि जो लीडरशिप है उसका कनेक्ट आवाम के साथ कट जाए। और ईरानी स्टेट टीवी और ईरानी रेडियो का जो हेडक्वार्टर है उस पर भी इजराइल ने हमला किया है। ये तेहरान की
आसमानों में धुएं का गुबार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ईरान का स्टेट टीवी का जो दफ्तर है उस पर हमला किया गया और रेडियो हेडक्वार्टर उस पर भी इजराइल ने हमला किया। ईरानी डिफेंस सिस्टम पर लगातार हमले जारी हैं। तेहरान में आईडीएफ एयरफोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरानी डिफेंस फोर्स और ईरानी डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है लगभग, और कोशिश यही है कि उन तमाम इंस्टॉलेशन को तबाह किया जा सके जहां से ईरान लगातार हमले कर रहा है, लगातार रॉकेट दाग रहा है, लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। उन लॉन्चिंग पैड्स को तबाह करना चाहता है अमेरिका और इजराइल, जबकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। और इजराइल समेत यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, इन तमाम देशों में जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये ईरानी डिफेंस फोर्स का एक इंस्टॉलेशन जिस पर इजराइल ने हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इजराइल की तरफ से हमले का वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की तस्वीरों को दिखाया गया। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे इजराइल ने एक रॉकेट के जरिए तबाह कर दिया। तो ईरान इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है और पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से जंग की आग में इस वक्त जल रहा है। ये जंग कब खत्म होगी, कब जंग के शोले ठंडे होंगे, ये सवाल, इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। लेकिन जब आप सो रहे थे उस वक्त भी लगातार इंडिया टीवी पर यह कवरेज जारी थी और हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। बड़े संख्या में भारतीय इस पूरे रीजन में रहते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ ये बात कही है। बगदाद में प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हुई है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प हुई और बगदाद का जो ग्रीन जोन है उसके पास ये झड़प हुई है। जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, वहां तक लोग पहुंच गए थे और इस दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई हैं। तो ये बगदाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप, बगदाद का ग्रीन जोन जहां पर एम्बेसीज होती हैं, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के दफ्तर होते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको रोकना काफ़ी भारी पड़ रहा था और हिंसक झड़प में काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं। इराक में अमेरिका का इरबिल एयरबेस है, इसके अलावा कई और इंस्टॉलेशन भी अमेरिका के हैं इराक में और इन इलाकों को भी ईरान ने टारगेट किया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में तेजी से हालात बदल रहे हैं। खामनेई के जाने के बाद अंतरिम लीडरशिप काउंसिल की पहली मीटिंग हुई। ईरानी मीडिया ने इस बैठक की फोटो जारी की है। इस मीटिंग में जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसनी, प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन और गार्डियन काउंसिल के मेंबर, जिसे शूरे निगहबान भी कहा जाता है, आयतुल्लाह अली रजा अराफी शामिल हुए। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी खबरें दिखाई गई कि आयतुल्लाह अली रजा आरफी सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम लीडर बनने का जो वहाँ का निज़ाम है, जो तरीक़ा है, वो उसके लिए चुनाव होंगे, उसके बाद ही वहाँ सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। मौजूदा वक्त में, ऐसे वक्त में जब सुप्रीम लीडर ना हो, उनके जाने के बाद जो कार्यकारी काउंसिल है उसका गठन कर दिया गया। इसमें ईरान के चीफ जस्टिस, ईरान के राष्ट्रपति और शूरा निगहबान के से अली रजा आरफी को इसमें शामिल किया गया और 3 लोगों की जो मीटिंग है वो हुई है और पहली मीटिंग हुई और इस मीटिंग की तस्वीर ईरान ने जारी की।